तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये जो मैंने बात की थी लिंगानुपात के बारे में। तो डायरेक्ट हम पॉइंट्स पे आते हैं कि एक तो लिंगानुपात होता क्या है ना। और ये हमारे जो जनरल स्टडी पेपर सेकंड है और जनरल स्टडी फर्स्ट का पेपर है, दोनों में ये टॉपिक कवर करता है। जनरल स्टडी फर्स्ट की अगर हम बात करें जो सामाजिक समस्याएं हैं उसमें ये आपका ये टॉपिक आ जाएगा। और जनरल स्टडी अगर हम जीएस सेकंड की बात करें तो महिलाओं से संबंधित मुद्दे में ये आ जाएगा। या सामाजिक न्याय की हम बात करें, अभी इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं या इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें देखो पहला है, क्या भारत में बढ़ती लिंग असमानता को रोक पाना संभव है। ठीक है। दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है कि समाज देखो, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हुई हैं। क्यों ये योजनाएं निकाली हुई है? ताकि लोग जागरूक हों। और जो जिस तरीके की ये मानसिकता है, अगर हम इस तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे बेटियों के ऊपर, और कुछ ऐसी योजनाएं निकाली जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बेटियों को के लिए सरकार ने एक पोस्ट ऑफिस में, आप जो जनधन सॉरी पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से एक तरीके का प्रोत्साहन ये है। तो इसके ऊपर हमें क्या अवलोकन करना है कि ये जो जनधन योजना बनी है, ये सॉरी जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बनी है, इससे क्या क्या तर्क हैं। दूसरा है घटता लिंग अनुपात और प्रजनन दर। लिंग अनुपात घट क्यों रहा है? प्रजनन दर जो आपकी रेट है, जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। उसके अलावा ये भी है कि जिस तरीके से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है लेकिन जन्म के समय लिंगानुपात में कमी आई है, इस पे व्याख्या कीजिए। हमारे देश में जो लिंगानुपात के हालात बहुत चिंताजनक है अलग अलग राज्यों में। अभी रिसेंटली नीति आयोग ने इसका एक रिपोर्ट जो दी है, इसमें 17 राज्य ऐसे हैं जिसमें लिंगानुपात की कंडीशन और ख़राब हुई है। दो तीन बस उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, केरल में नहीं, हरियाणा में ये थोड़ा सा इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके अलावा कि हमें लिंगानुपात को किस तरीके से चुनौती के रूप में लेना चाहिए और किस तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, भारत में लिंगानुपात में सुधार की आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है? भारत में लिंगानुपात में सुधार के लिए सरकार द्वारा अनेक जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, लेकिन यह मुद्दा इतना जटिल है कि परिवारों के व्यवहार को बदलने के लिए मात्र सूचनाएं देना पर्याप्त नहीं है। विवेचना कीजिए। सरकार ने बहुत सारे जागरूक कार्यक्रम चलाए हैं, फिर भी लोगों की जो मेंटेलिटी है वो अभी बहुत बदलने की ज़रूरत है। आप लोग ये भी देख सकते हो, ये जो कन्या भ्रूण हत्या है, ये शहरों में ज़्यादा होती है गाँव की अपेक्षा। जबकि शहरों में ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, फिर भी शिक्षा, जबकि हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर क्षेत्र में परिवर्तन लाता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षित होने के बावजूद भी लोगों की हमारे समाज में कुछ इस तरीके की विकृत मतलब सोच कुछ ऐसी है, जिसे समाज में लोगों की मेंटेलिटी ऐसी रखी है कि लड़का होना ज़रूरी है वंश को चलाने के लिए। अगर लड़का नहीं है तो लड़के की चाहत में बार बार क्या करते हैं, बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। और जब जब फिर वो अल्ट्रासाउंड, जो आजकल एक कॉमन टेक्निक है जिसकी वजह से पता चल जाता है, वो अल्ट्रासाउंड से चेक करके अगर लड़की है तो वो कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है, अगर लड़का है तो ठीक है। लेकिन इस तरीके से कब तक चलेगा? हमको समाज को बदलने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। लोगों को जा के लोगों के बीच में बात करनी पड़ेगी, उनकी मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। अब कोई भी आंसर राइटिंग आप करते हो आप जीएस में, तो इसमें मुख्य रूप से भूमिका होती है, फिर बीच में आपकी मुख्य बातें जो भी हैं, कौन कौन से सरकार ने क्या क्या अभियान चलाए हैं, इस समाधान के लिए क्या क्या नए नए जो नवाचारी उपाय हैं उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो। और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है। अब ये तो ओवरऑल आपको एक मैं कह सकती हूँ कि मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। अगर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाए तो बहुत वास्ट हो जाएगा। बट क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहले है लिंगानुपात की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। लिंगानुपात से क्या समझते हो? लिंगानुपात से मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? अगर 1000 पुरुषों में, जैसे मैंने पहले बताया था, 1000 पुरुष में 1000 महिलाएं हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आपका समाज परफेक्टली चल रहा है। अगर 1000 पुरुष में कुछ महिलाएं कम हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे लिंग अनुपात, जेंडर गैप है। ठीक है।
भारत में ये अनुपात अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी उसके बेस पे मैं बताऊंगी कि अभी रिपोर्ट में हमारे क्या ये है, अभी कौन सा कितना रेशियो चल रहा है, जो रिसेंटली डेटा के बेस पे मैं बताऊंगी। और इसका आपको पता है लैंगिक असमानता इसका मुख्य कारण है ना, जेंडर्स के जो भेदभाव हो रहा है समाज में उसकी वजह से अनुपात कम हो रहा है महिलाओं का। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। ठीक है, समाज का आपका जो लिंगानुपात आपका क्या प्रेजेंट करता है, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करता है। इसका मतलब ये आपके समाज का एक आईना है, ये बताता है कि समाज में लोगों की क्या सोच है। ठीक है। अब आपको पता है कि परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा गया है। वे समाज व दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित रही हैं। ठीक है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ये ग्लोबल जेंडर क्योंकि मेंटेलिटी वैसी है, पितृसत्तात्मक हमारा समाज है। पितृसत्तात्मक मतलब महिलाओं के को कमज़ोर और पुरुषों को ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। और जो आप लोग देख सकते हो, ये हमारे घरों में मम्मियाँ काम करती हैं, हमारे फादर काम नहीं करते हैं, घर का कोई काम नहीं करते हैं। या अगर कहीं पे कोई हस्बैंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की की है या महिला की ही है कि घर आके उसे घर का सारा काम भी करना है। तो ये एक सोच समाज की बनी हुई है। इस सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे जो होते हैं, अगर लड़का है तो हम उसको घर के काम नहीं सिखाते हैं, और अगर लड़की है तो हम उसे घर के काम सिखाते हैं। और हर बात पे उसको ये बोला जाता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो कल के दिन तुम ससुराल में क्या करोगी। यही चीज़ हमें लड़के को भी सिखानी चाहिए। हमें लड़के को भी घर के जिस तरीके से हम लड़कियों को सारे काम करवाते हैं, उसको बोला जाता है कि आपको रोटी बनानी आनी चाहिए, आपको ये सब कुछ परफेक्टली करना है, उसी तरह से ये सारे काम हमें लड़कों से भी परफेक्टली करवाने चाहिए। अगर हम इस सोच के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी ये सोच होनी चाहिए, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। जैसी एजुकेशन आप लड़के को दे रहे हो वैसी एजुकेशन आप लड़की को दो। बल्कि ये होता है कि लड़कियां ज़्यादा मेहनती होती हैं। अगर आप देखो आज की डेट में हर फील्ड में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ तक लड़कियां नहीं हैं, और लड़कों से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो हमें समाज की सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। हर साल आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये एक ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट निकालता है। जो अभी 2021 में जो रिपोर्ट निकली है, भारत 28 पायदान और नीचे आ गया है। ठीक है, इससे इससे पहले का कितना रैंक था, अभी और नीचे आ गया है 20, कम से कम 154 से लेके 156 कंट्रीज़ के बीच में ये रैंकिंग होती है। उसमें भारत पहले, अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि भारत का कौन सा रैंक आया है। लेकिन आप लोगों को अभी ये देखना है कि जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2006 से इसको स्टार्ट किया था। सबसे पहले 2006 से ये स्टार्ट किया था। और किस बेस पे ये इसको निकालती है, ये इसके बेसिकली 4 इसने आयाम बनाए हुए हैं जो आपका लिंगानुपात या जेंडर जो रिपोर्ट के लिए है। आर्थिक भागीदारी और अवसर। आर्थिक भागीदारी में महिलाएं की आर्थिक भागीदारी क्या है और किस तरीके के उनको अवसर प्रदान हो रहे हैं। शिक्षा में उनकी क्या प्रतिभागिता है। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। इनके माध्यम से वो क्या निकाला जाता है, आपका जो ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। अभी 156 देशों में से भारत 140वें स्थान पे था। ये 2018 और 19 में 108वें स्थान पे था। 2020 में ये 112वें स्थान पे आया, और अभी 28 पायदान फिर से खसक के ये आपका 2021 में 140। देखो कितनी बुरी कंडीशन है हमारे देश की कि 156 देशों में से हमारा नंबर 140 का है। अगर हम राजनीतिक सशक्तिकरण, जो इसके 4 आयाम है, इसमें पहला आपका राजनीतिक सशक्तिकरण है। राजनीतिक सशक्तिकरण में में अभी गिरावट आई है, 13.5% की गिरावट आई है। महिला मंत्रियों की संख्या 2019 में आपका 23.1% थी, जो अभी 2021 में घटकर 9.1% हो गया है। ठीक है, तो ऑल्दो हमारी जो राजनीति महिलाओं की भागीदारी 51वें स्थान पे है, ये जो स्थान प्राप्त किया है। लेकिन अभी 2019 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो महिलाओं का जो महिला मंत्रियों की संख्या है, उसमें क्या आई है, कमी आई है। शिक्षा प्राप्ति सूचकांक की अगर हम बात करें, इसमें भारत को 114वें स्थान पे रखा गया है। ठीक है, आर्थिक भागीदारी में कितना परसेंट अंतर बढ़ा है, 3% अंतर बढ़ा है। ठीक है, जो आपका आर्थिक भागीदारी हम बोल सकते हैं कि जो अच्छी अच्छी उच्च प्रबंधीय पदों पे हिस्सेदारी इसकी 14.6% है। या हम कह सकते हैं शीर्ष जो फर्म है वहाँ पे महिला प्रबंधक केवल 8.9% ही है। और भारत में महिलाओं की जो अनुमानित आय है पुरुषों की आय के कंपेयर 1/5 है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता सूचकांक में, इसमें भारत 155वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड रिपोर्ट है, जेंडर रिपोर्ट है, इसको आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका क्या करता है, प्रेजेंट करता है। और इसके चार इसने आयाम लिए हुए हैं। आर्थिक भागीदारी, शिक्षा में क्या उसका महिला योगदान है, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और लास्ट में आपका राजनीतिक सशक्तिकरण। जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक मंच है, वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच, हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है। ठीक है, इसको ये एक सार्वजनिक निजी सहयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। और इसके अलावा ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये आपका लैंगिंग रिपोर्ट जो है, जेंडर गैप रिपोर्ट के अलावा और क्या क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को प्रस्तुत करता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करता है। इसके बाद अब सुझाव की अगर हम बात करें, तो यही सुझाव हैं। क्या क्या सुझाव हैं? पहला है कि हमें जो जितने भी महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, जो जबरन विवाह किया जाता है, बाल विवाह है, कहीं पे पर्दा प्रथा है, कहीं पे जैसे 3 तलाक के केसेस, यहाँ सरकार ने उसको वो कर दिया है, इलीगल कर दिया है। फिर भी क्या हो रहा है कि 3 तलाक दिए जा रहे हैं, तो इनके सख्त कदम इनके ऊपर उठाने की ज़रूरत है। इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और कहीं पे हिंसा का कोई मामला है, घरेलू हिंसा का कोई मामला है, दहेज का कोई मामला है, तो इन सब के ऊपर हमें कठोरता से अगर इसके नियम को फॉलो किया जाए, तो इस मामले में हम काफ़ी इसको रोक सकते हैं। ठीक है, समय के साथ जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, जो नए नए फील्ड हैं, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इंजीनियरिंग है, यहाँ सब में भी हमें महिलाओं का योगदान बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और सरकार ने बहुत सारे काम किए। सरकार क्या कर रही है, अभी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके तहत कुछ अमाउंट दिया जा रहा है जिनकी लड़कियां हैं उसके ऊपर। दूसरा है कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कन्या भ्रूण हत्या को राष्ट्रीय श्रम घोषित किया गया। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको पता है कि हमारा समाज पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त है। ठीक है, इसी पुरुषवादी मानसिकता की वजह से कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। ठीक है, शिक्षा हर क्षेत्र में विकास करती है, लेकिन इस विषय में शिक्षा का भी विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला है। क्योंकि हमने देखा है कि शहरों में शिक्षित लोग रहते हैं, फिर भी शहरों में गाँव की अपेक्षा कहीं अधिक भ्रूण हत्या हो रही है। अभी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के 21 बड़े राज्यों में जो ये अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की नीति आयोग ने, इसमें 17 में गिरावट आई है। केवल बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है। ठीक है, हालांकि सरकार ने लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए कई जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, लेकिन ये मुद्दा वाकई में इतना जटिल है कि सूचनाओं देने से ही लोगों के व्यवहार में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें लोगों के व्यावहारिक परिवर्तन को बदलना होगा, युवाओं को संवेदनशील बनाना होगा, तभी जाके हम इसमें सुधार कर सकते हैं। और जो कानून हैं, जितने भी कानून बने हुए हैं आपके भ्रूण हत्या के ऊपर, या प्रसव पूर्व जो भी लिंग को चेक करना, ये सब चीज़ें जो कानून इसके ऊपर है, इसको सख्ती से लागू करना चाहिए। और अगर कोई आपका प्रसव से पूर्व अगर कोई भी अपने लिंग का मतलब लिंग का जांच करवा रहा है, बच्चे के लिंग की जांच करवा रहा है, और ये गैर कानूनी है। और इसके ऊपर सख्त से सख्त जो भी आपके जो भी वो बने हैं, रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, उनका सख्ती के साथ पालन होना चाहिए। कोई पकड़ा जाता है, उसके कानून जो उस पर जितनी भी उसकी धाराएं हैं, जो भी उस पर जुर्माना लग रहा है, उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अभी पिछले कुछ समय में प्रजनन क्षमता भी घट रही है। ठीक है, जो आपका फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, कि फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, वो भी आपका 2.2 2018 में सरकार ने कहा है कि ये आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसको रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है, 2.2 रहने की आशंका है। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ये फर्टिलिटी है। ठीक है, और जो हमारा भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या होने का महिला जो कन्या भ्रूण हत्या होने की जो कारण है, उनमें आपका क्या क्या कारण है? हमारे समाज की पुरुषवादी मानसिकता है,
ठीक है। पुत्र प्राप्ति की चाहत है, प्रतिगामी मानसिकता इसी के अंदर आ गया। दूसरा है प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। अब प्रौद्योगिकी जैसे अल्ट्रासाउंड से इजीली पता चल जाता है और भी बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे इजीली पता, तो इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इनका जो काम था वो ये था कि ये देखने के लिए बच्चा स्वस्थ है नहीं है, कोई विकृति तो नहीं है, बट ये तो ये गलत तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है। तीसरा है कानून के कार्यान्वयन में विफलता। जितने भी इसके लिए कानून फॉलो मतलब जो नियम बनाए गए हैं उनके कार्यों में क्या है, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है। प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो 1994 है, इसको नियंत्रित करने में सरकार विफल रही। प्रॉपर तरीके से इसको अगर फॉलो किया जाता तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ पे काम कर सकते थे। निरक्षरता, बहुत हद तक निरक्षरता भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चिकित्सकों की नैतिकता में कमी आना। कोई भी डॉक्टर है उसको अगर वो नैतिक है, नैतिकता है उसके अंदर, तो वो ये काम करने से मना करेगा। वो बल्कि आपको अगर कोई इस तरीके की बात डॉक्टर के साथ करता भी है कि मुझे लिंग का वो जांच करवाना है कि अगर लड़की है मुझे नहीं चाहिए, तो उनको अगर वाकई में वो नैतिक डॉक्टर है, अच्छे तरीके से अपने प्रोफेशन को कर रहे हैं, तो वो लोगों को क्या करेंगे, इस बारे में समझाएंगे कि इस तरीके की मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। और अच्छा डॉक्टर है तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी बोलने की, लेकिन अगर भ्रष्ट डॉक्टर है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब काम करने में, तो ये डॉक्टरों के जो नैतिकता में कमी आना ये भी इसका एक रीज़न है। समाज में बहुत सारी प्रथाएं हैं, लड़कियों के साथ दहेज, लड़कियां होती हैं तो लड़कियों की शादी के बाद उनको दहेज देने की कुप्रथा जो चली आ रही है। ठीक है। शारीरिक असुरक्षा की भावना, जैसे किसी के साथ हिंसा हो रही है या बहुत ही कोई किसी का बलात्कार हो गया, इस तरीके की प्रताड़ना जो लड़कियों के साथ होती है, इस वजह से भी समाज में लोगों का जो नज़रिया है वो काफ़ी बदला है। ठीक है। अब इसके अगर हम एक निष्कर्ष, मैंने जो एक पॉइंट लिखा है, निष्कर्ष ये है कि सरकार ने बहुत सारे नीति और कार्यक्रम को बनाया है। बालिकाओं के स्वास्थ्य को लगातार जो निम्न स्तर बना है उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। ठीक है। और जो जितने भी इसने सरकार ने जितनी भी नीतियाँ और कार्यक्रम जो चलाए हैं उनको प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नीतियाँ बना दी और कोई भी कार्यक्रम आयोजन मतलब कर दिया बट उसके ऊपर कोई प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो रहा है। इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच से लैंगिक अंतर को कम करने की आवश्यकता है। ये हो गया। इसके बाद एक और जो इसमें कौन कौन से, देखो ये भारत में लिंगानुपात का जो अंतर है, 1961 में 1000 में 976 बालिकाएं थीं, 1971 में 964, धीरे धीरे देखो ग्राफ इसका कम होता जा रहा है, 2001 में 927 था। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें इसको रोकने के लिए लिंग लिंग निर्धारण के सभी तरीकों पर रोक लगाने में जोर दिया गया था। ठीक है। और अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसको हम एसआरबी कहते हैं, सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये आपका कह सकते हैं 1000 लड़कों में पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। और अभी जो सेक्स रेशियो एट बर्थ आया है इसमें 17 राज्यों में गिरावट देखी गई है। ठीक है। घटते हुए लिंगानुपात की रोकथाम के लिए सरकार ने एक नियम बनाया था जिसे कहा था कि जो प्रसव पूर्व जांच है, दुरुपयोग नियमन रोकथाम अधिनियम 1994। ठीक है। ये जो नियम अधिनियम बनाया था 1 जनवरी 1996 को पीएनडीटी अधिनियम के रूप में ये लागू हो गया था। फिर 1976 में सरकार ने आंशिक रूप से इसे प्रतिबंध भी लगाया है। इसके अगर कोई पीएनडीटी अधिनियम के तहत पकड़ा जाता है या तो जब पहली बार ये गलती पकड़ी जाती है तो 50,000 का जुर्माना, 5 साल की कैद, और ऐसे ही अगर दोबारा ये गलती दोबारा पकड़ी जाती है तो कैद और जुर्माना दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है। आधुनिक तकनीकियों का उपयोग 1972 में, एक तो सरकार ने क्या किया था, हम एक नियम लागू किया था, एक एक्ट लागू हुआ था 1972 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मतलब टर्मिनेट कर सकते हो बच्चे को, गर्भपात करवा सकते हो, लेकिन ये क्यों था, गर्भपात आप किस कंडीशन में करवा सकते हो, जब बच्चे को या माँ को कोई नुकसान है या आप बच्चा नहीं चाह रहे हो, गर्भ निरोधक जो आप ले रहे हो उसमें साधन असफल हो गया है ना, उस कंडीशन में ये एक गर्भपात को मान्यता दी गई थी। लेकिन इसका बहुत दुरुपयोग हुआ और स्पेशली ये जो दुरुपयोग हुआ है कन्या भ्रूण हत्या में हुआ है।
तो इस सब की के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और पहले कुछ टेस्ट थे जो भ्रूण की असामान्यता एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए होते थे, लेकिन अब इन टेस्ट का भी गलत तरीके से, जैसे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड अगर हो रहा है तो वो ये चेक करने के लिए हो रहा है कि बच्चा स्वस्थ है नहीं है, उसके जो ऑर्गन्स है प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। बट अब इसका भी गलत तरीके से अल्ट्रासाउंड का आपका जो उसका सेक्स है उसको चेक करने के लिए, बच्चा मेल है या फीमेल है, इसको चेक करने के लिए इसका किया जाता है। तो इन सब के ऊपर हमें कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे। हमें एक ऐसी कमेटी बनानी होगी जो टाइम टू टाइम चेक करते रहे, अपने स्टेट पे, अपने ज़िले, जिस स्तर पे भी चेक करना हो वो चेक करते रहे, है ना। थोड़ा सा हम अवेयर अगर रहें या इस चीज़ पे नज़र रखें कि कहीं ऐसी कोई घटना तो नहीं हो रही है, कोई डॉक्टर इस तरीके के काम तो नहीं कर रहा है, तो हम अपने समाज को इस जो ये बहुत ही लिंग अनुपात, लड़कियों के साथ जो भेदभाव है, इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही, ये टॉपिक मैंने इतना ही प्रिपेयर किया है। अब मैंने जो रिसेंटली अभी पिछले 5 सालों में जो 2013 टू 18 जो आपका ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, महिला सशक्तिकरण से और लिंगानुपात से महिलाओं के ऊपर जो भी हम बात करते हैं, वो मैंने क्वेश्चन कुछ इसमें नोट कर लिए हैं। ठीक है, अभी इनके आंसर मेरे पास जो लास्ट ईयर आए थे, इसके आंसर मेरे पास हैं। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके का पेपर अगर आपका बनता है, जो आपका आईएएस का पेपर बनता है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण। इसके बाद में एक टॉपिक तैयार करूँगी महिला सशक्तिकरण के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक है। महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपको लिखना है। दूसरा है, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि समय और स्थान के साथ साथ क्या क्या चुनौतियों का वो सामना करती हैं। भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया, अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। ठीक है, दूसरा है, भारत में जनजातीय लिंगानुपात और अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल है। ये तो लिंगानुपात है जनजातीय और अनुसूचित जातियों के बीच, उसके बीच में जो कितना लिंगानुपात है क्या है उसके ऊपर डिस्कस करना है। भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण जो हुआ है उसका महिलाओं पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिए जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित कर रहा है। भारत में एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र किस प्रकार प्रभावित करता है, पैट्रियार्की किस प्रकार प्रभावित करता है कामकाजी महिला की इस स्थिति को। क्या कारण है, भारत में कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है। अपने तर्क पेश कीजिए। महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए, टिप्पणी कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पहले आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया आ गया होगा कि लिंगानुपात कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण कितना इम्पोर्टेंट, या महिलाओं की जो दशा है समाज में वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। और अभी ये आपका लिंगानुपात, तो थोड़ा आइडिया आपको आ गया होगा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।